दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार स्वागत फिर से करता हूँ मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स। तो आज हमारे साथ हैं दिव्या कुमारी। दिव्या कुमारी जिनका अभी हाल फिलहाल में सीएचएसएल 2019 में एज ए पोस्टल असिस्टेंट ये ज्वाइन कर रही हैं। अभी कर रही हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी फाइनली ये ज्वाइन की नहीं है। अभी इनका एक छोटा सा बचा हुआ है, जो भी कोरम कहते हैं ज्वाइनिंग के पहले। इनका एक मेडिकल बचा हुआ है बस, क्योंकि इन्होंने फाइनल डीवी करवा लिया है। डिपार्टमेंटल डीवी जो होता है, एक एसएससी का डीवी अलग होता है और एक डिपार्टमेंटल डीवी अलग होता है। तो सीएचएसएल 2019 से क्वालिफाइड एज ए पोस्टल असिस्टेंट मुंबई में ज्वाइन करने वाली मुंबई ईस्ट डिवीज़न में दिव्या से हम आज गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो दिव्या बहुत बहुत बधाई हो आपको इस अच्छे से बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुंबई फाइनली ज्वाइन कर रही हैं। और मतलब आप अपने थोड़ा-सा बारे में बताइए कि कैसा लग रहा है आपको और कितना बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा यहाँ तक आने के लिए? और भी बहुत सारे आपके ख्वाहिश भी होंगे, यहाँ तक तो मैं तो जानता हूँ आपको, आप यहाँ तक रुकने वाली हैं नहीं। तो आज सब चीज़ के बारे में दिव्या से चलिए पूछते हैं, दिव्या की ज़ुबानी। सबसे पहले सबको नमस्कार मेरा। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं फाइनली सिलेक्टेड हूँ CHSL 19 में पीए पोस्ट पर। सो ये खुशी तो हम बता मतलब इनफेबल ही होता है कि हम कैसे शेयर करें अपनी फीलिंग को। कि मैं सही में बिल्कुल बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी मेरा जो फर्स्ट ये जॉब है जो मैं अभी अचीव की हूँ। तो मैं बताऊँगी कि अभी मैं हाल फिलहाल कल ही मेरा डीबी का कंप्लीट हुआ। उसमें बहुत सारा प्रोसेस हुआ, वो कोरम होता ही है। वो जितने भी जो भी जॉब होते हैं उनमें सबको पता होगा कि वो उससे पहले क्या कराते हैं। सो मेरा कल वो फाइनली हो गया। उसके बाद का भी कुछ मेरा एक पार्ट बचा हुआ है। तो डीबी कराई उसमें पहले तो सबसे पहले मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स का 3 सेट लगाने थे। वो क्योंकि वो 3 कॉपीज़ लेते हैं। उसमें पहला अटेस्टेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन एंड देन मेरा सारे ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके ज़ेरॉक्स कॉपीज़ 3 सेट में। दिव्या, एक मैं थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा। सर्टिफ़िकेट्स में किस-किस सर्टिफ़िकेट्स का रिक्वायरमेंट होता है? जैसे बहुत लड़के होते हैं जो कि बहुत सारे सर्टिफ़िकेट लेके आते हैं, हाँ। इंक्लूडिंग जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी किए हैं उस सब को। वो क्या वो चीज़ का ज़रूरत है क्या? या किस-किस डॉक्यूमेंट का एक बार आप ब्रीफ़ थोड़ा-सा डिस्कस कर दें तो सबको फ़ायदा हो? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जो भी फ्रेशर्स होते हैं तो वो तो सबका होता है कि हम ऐसा करते हैं सारे सर्टिफ़िकेट्स ले जाते हैं, कि ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए वैसे। बट वो रिक्वायर्ड जितना होता है वो होता है कि जिस लेवल का आप जॉब ले रहे हो वो आपका जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होता है उस तक का वो आप लेकर जा सकते हो। जैसे कि मैंने अभी ये 12th लेवल का ये जॉब है जो CHSL 19 है। तो इसमें रिक्वायर्ड जो है आप 12th लेवल का है कि आप उतने तक का सर्टिफिकेट भी लेकर जाते हो तो उतना तक है। बट आपका कोई एक्स्ट्रा है, एडिशनल सर्टिफिकेट भी है, जैसे आपका कंप्यूटर का या आपने जैसे ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, तब भी निकाले हो तो वो सर्टिफिकेट्स भी आप उसमें दे सकते हो। आगे के प्रोसेस के लिए वो फ़ायदा में होता है। तो आप 10th का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स एंड 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये दो। अगर आप किसी कास्ट से रिजर्व कोटा से आप गए हो, उसमें सिलेक्शन लिए हो तो फिर उसका कास्ट सर्टिफिकेट, एंड ओबीसी से हो तो नॉन क्रिमिनल एनसीएल वगैरह होता है। ईडब्ल्यूएस से मतलब जनरल से ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो देन उसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा। एंड देन और तो कुछ नहीं, बस अटेस्टेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन एंड देन ये सर्टिफिकेट का जेरोक्स, इसके 3 सेट्स लगेंगे। वो आपको सबको सेल्फ अटेस्टेड करके देने हैं सारी और जेरोक्स दिव्या, कॉपी को। आइडेंटिटी मार्क्स के लिए कुछ लगता है हाँ, क्या? हाँ। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट्स वगैरह ये सब के, क्योंकि बहुत सारा क्वेरीज रहता है कि क्या बैंक अकाउंट का भी ज़रूरत पड़ता है क्या सैलरी के लिए? तो क्या अभी सैलरी का ज़रूरत पड़ता है क्या बैंक अकाउंट के लिए? अब बैंक अकाउंट तो नहीं माँगा मेरे से, बस पैन कार्ड एंड आधार कार्ड इनके ज़ेरॉक्स लिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड ये दोनों भी उस सर्टिफ़िकेट्स उस ज़ेरॉक्स में शामिल था, अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह और जो भी मार्कशीट थे उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड लगा। और इनके ज़ेरॉक्स के साथ सबको सेल्फ अटेस्ट करके उनको सीनियर को देना था। देन सीनियर सुपरिटेंडेंट जो थे उनको वेरीफ़ाई करके वो अपने सीनियर को दिए। वहाँ से फिर वो साइन होने के बाद हमें वापस मिला। देन वो हमें मेडिकल का एक सर्टिफिकेट जो लास्ट है मेरा, अभी हुआ नहीं है वो मेडिकल का सर्टिफिकेट लिए हैं मैंने। उसी को अभी बस वही मेरा प्रोसेस बस बचा हुआ है मेरी जॉइनिंग में। मैं उसके लिए बहुत बहुत मतलब इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं कब जॉइन करूँ।
क्योंकि हाँ, थोड़ा-सा डेस्परेशन तो होता ही है किसी को भी। थोड़ा-सा नर्वसनेस भी है क्योंकि आइडिया नहीं है कुछ भी वर्क डील करने का। और मेरा जो जॉब है उसमें पब्लिक डीलिंग है, सो थोड़ा-सा नर्वस एंड एक्साइटमेंट दोनों है, मिक्सचर है। देखते हैं आगे क्या करती हूँ मैं अपने ऑफ़िस में। नहीं, नहीं दिव्या, आप होप सो आप बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पता है आपके बारे में। दिव्या, थोड़ा-सा एक और क्वेरी था, क्योंकि मैं जब कलकत्ता का एक बार डीवी देख रहा था तो उसमें देखा था कि एक स्कूल लिविंग सर्टिफ़िकेट का इश्यू था। तो क्या ये वो मेजर इश्यू बनता है क्या? मेजर इशू हमें, मैंने जब कराया तो हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए जनरली, वैसे वो जो मैम थी जो फाइनली वेरीफाई कर रही थी सर्टिफिकेट्स को, ओरिजिनल एंड जेरोक्स को, देन वो ऐसा कुछ तो बोली नहीं, बट एक एक लड़का था जो मेरे से पहले कराया, उनको बोला गया था शायद कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। सो ठीक है। मे बी आप रख लो, अगर कोई मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो मतलब आप अगर उसको। आपके पास है हाँ, अवेलेबल तो आप रख सकते हो। ऐसे हाँ। कोई कंपल्सरी नहीं है कि उसके बेसिस पे आपको वो छाँट सके नहीं, ऐसे? छाँट नहीं सकते आप, बाद में वो जॉइनिंग के बाद भी आपको टाइम देंगे कि आप अभी नहीं करा पाए हो तो जॉइनिंग से पहले या कुछ टाइम तक आप करा कर लाओ। मतलब हाँ, मे बी वो कंपल्सरी हो सकता है किसी कारणवश, या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ का इशू होता है तो उसके लिए भी करते हैं। तो अगर अगर आपका मार्क सर्टिफिकेट से हो जाता है फाइनल, 10th वाले पे तो होता है, तो 10th के मार्कशीट से अगर वो क्वेरी पूरी हो जाती है देन वो नहीं इशू करेंगे। बट अगर आपका कोई प्रॉब्लम है डेट ऑफ बर्थ से तो वो कंपल्सरी हो सकता है। दिव्या, एक चीज़ और बताइए, आपने अभी एक अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बात किया। हाँ। ये अटेस्टेशन फॉर्म में क्या-क्या होते हैं? मतलब किस-किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है भरने की? मतलब अगर बताइए कि किन्हें मतलब उसमें तो एक तो मैं समझ रहा हूँ कि आपका अटेस्टेशन फॉर्म मतलब आपके सारे डिटेल रहेंगे, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इंक्लूडिंग योर विलेज एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रेज़ेंट एड्रेस जो भी होगा, ठीक है? उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होते हैं क्या उसमें? हाँ, वो अटेस्टेशन फॉर्म एज़ अ, आप समझ लो आपका ओथ टाइप का है कि आपने इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो करेक्ट दिया है। उसमें आपने अगर कुछ भी इनकरेक्ट बोला है उस अटेस्टेशन फॉर्म में, या आपका नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, या आपका कोई भी पर्सनल जो भी आप बताए इन्फॉर्मेशन दिए हो, उसमें कुछ भी गलत है तो लास्ट में एक पेज होता है जो डिक्लेरेशन का होता है। उसमें वो ऐसा दिया रहता है कि आपको आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो करेक्ट है। अगर वो इनकरेक्ट हुआ देन यू आर लायबल टू बी पनिश्ड एंड यू आर फायर्ड ऑल्सो। सो मतलब ऐसे है कि आप उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देना है करेक्ट ही देना है। नहीं तो आप फिर आगे आपका अपॉइंटमेंट लेटर को वो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच। और ये कि एक चीज़ और, कि अभी तो आपका मेडिकल प्रोसेस के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी थोड़ी-सी जर्नी जानना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट होता है हमारे व्यूअर्स को भी, जो अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी जो गर्ल्स जो व्यूअर्स हैं वो लोग बहुत मोटिवेट होती हैं अगर किसी गर्ल्स का सिलेक्शन होता है, तो आप ज़रूर उनके लिए मिसाल होंगे। ये सबसे पहले बताइए, आपने तैयारी कब स्टार्ट किया था? मैंने एसएससी को तो ऐसे जाना नहीं था शुरू से, बट मैं 12th के बाद थोड़ा-सा मेरे मतलब जहाँ मैं रहती थी, वहाँ सब लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करते थे। जब भी मैं उनको देखती थी तो मैं लगती मैं कब ये स्टार्ट करूँगी? लाइक क्योंकि 12th तक तो ये इन सब जीके वगैरह से तो दूर ही रहती है, वो दूर ही जीके रहते सेट वगैरह लगाते, मैं पहले सोचती ये सेट मतलब ये ऐसे 100 क्वेश्चन का कैसा सेट होता होगा? मैं भी लगाती, ऐसे एक्साइटमेंट था उस टाइम। हाँ। फिर उन लोगों को मतलब देखा, फिर एक दीदी मेरे कांटेक्ट में, वो वहाँ ऑफलाइन कोचिंग में, वैसे बेसिकली मैं बता दूँ मैं आरा से हूँ, सो वहाँ एक ऑफलाइन कोचिंग है वन स्टेप इंस्टीट्यूट, वो भी काफ़ी काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। सो मैं वहीं से अपना तैयारी स्टार्ट की एसएससी के लिए। वहाँ जाने के बाद ही मतलब मुझे पता चला एसएससी नाम का कोई है, मतलब आज तो वो ड्रीम है, बट उस टाइम लगा था कि कुछ है। ओह! मतलब जब तैयारी स्टार्ट किया था तो आपको पता भी नहीं था कि नहीं। एसएससी नाम की कौन-सी चिड़िया होती है। हाँ, सही। सही बात है, सबके सबके लिए यही लगता है। कम जनरल कॉम्पिटिशन में आते हैं तो रेलवे करे, बैंक करे या हाँ। एसएससी करे। तो आपको एसएससी ही क्यों? फिर बैंक में भी जा सकती थी, तो फिर क्यों एसएससी में आना पड़ा आपको? अब मतलब क्या कोई तो होगा ना कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा था तो इसलिए आप सोचे कि मैं एसएससी के लायक हूँ, या आपका जीके बहुत अच्छा रहता तो आप रेलवे की तरफ जाती, या फिर बैंकिंग अवेयरनेस की तरफ जाती अगर बैंकिंग के सेक्टर में होता तो। तो एसएससी ही क्यों? व्हाई एसएससी? मैं यही पूछना चाहता हूँ बस। वाईसीसी मीन्स मुझे लग रहा है
एसएससी चूज मी एंड आई चूज एसएससी ओके। बोथ मीन्स सही वो बात है। वो उस टाइम तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं एसएससी क्यों ले रही हूँ, हुँ, क्योंकि उस टाइम मुझे नॉलेज ही नहीं थी एसएससी की कि एसएससी क्यों। बट वो आज पता चल रहा है कि एसएससी क्यों, क्योंकि मुझे वो जाना ही था इसी में, इसलिए क्योंकि वो सीजीएल जो है वो आज ड्रीम है। सो ओके। बैंक का और सीजीएल तो मैं आपने आपने इशारों-इशारों में एक चीज़ तो बता दिया कि आपका ड्रीम जो है वो सीजीएल ही है। सीजीएल ही है, मतलब सीजीएल नहीं तो कुछ कुछ नहीं। नहीं। हाँ, तो अभी आप किस स्टेज पे हैं? अगर मैं सीजीएल का बात करूँ, चलो अब मैं समझ गया आपका बात कि आप अभी पीए से जॉइन कर रही हो, तो बस ऐसे ही जॉइन कर रही हो, फर्स्ट जॉब है, छोड़ना नहीं चाहते हैं, सबके साथ होता है। लेकिन अभी आपका किस-किस चीज़ में रिज़ल्ट है? अगर 2019 का बात करें तो ये तो 2019 2020 में भी आपने बहुत सारा एग्ज़ाम दिया होगा। हाँ। ठीक है, तो किस-किस चीज़ में रिज़ल्ट है एक बार सबको बताइए, मुझे भी बताइए? ऑफ कोर्स। तो जो सीएचएसएल 19 है, 20 है एंड 21 तीनों में मेरा रिजल्ट है। तो 19 का तो फाइनली अभी ज्वाइनिंग बचा है। हुँ, 20 का भी डीवी है मेरा 4 नवंबर को। हुँ। बट आई थिंक मैं उसको सोच रही स्किप करने का, क्योंकि अभी आई थिंक नहीं, मैं तो कहूँगा कि आप स्किप ही कर दो क्योंकि हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रियली में अभी उनको जॉब चाहिए तो एक सीट बर्बाद ही वही हो वही ऐसे भी आपको पीए से मिल गया जो कि पीए से बहुत अच्छा पोस्ट होता है 2400 ग्रेड पे का होता है 2400 ग्रेड पे का अब वो पीए से इसमें एलडीसी में सीजीएल रहा में। नहीं अब वो सीजीएल में आ गया है और सीजीएल में 2022 के वैकेंसी में पीएएसए का जो वैकेंसी है वो सीजीएल के थ्रू लिया जा रहा है सीएचएसएल से वो हटा दिया और काफ़ी ही बहुत अच्छा वैकेंसी है अगर 2022 सीजीएल का बात करें तो इसमें पीएसए का बहुत ज़्यादा वैकेंसी है तो वो तो आप छोड़ ही दो अभी मैं तो यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि बाकी लोगों को भी वो पोस्ट लेने दो अब और बताइए आगे वही सर, वही सोच रही मैं कि वो तो जाऊंगी नहीं। और उसके बाद अभी मेरा एमटीएस है, उसका डिस्क्रिप्टिव है 6 नवंबर को। हम्म। उसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं। कितना मैं पूछना तो नहीं चाहूँ मतलब पूछूंगा मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है कितने मार्क्स हैं आपके मेरे 96 आउट ऑफ 100 हैं। अरे वाह तो फिर आप एमटीएस ही क्यों मतलब फिर होम स्टेट लेने के लिए क्या वही वो थोड़ा सा होम सिकनेस होता है वैसे। मुंबई मैं कभी बाहर नॉस्टैल्जिया हाँ, मैं कभी बाहर आई नहीं हूँ ऐसे। हाँ, सो मुंबई में आने के बाद मुझे मतलब अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी मुझे 2 दिनों के बाद रिटर्न होना है। मैं अच्छा भी पता नहीं उसके बाद आऊँ तो कैसी फीलिंग होगी। अभी जाना है, सो देखते हैं क्या करना है आगे। और मेरा सीजीएल जो था 20, वो मेरा अपीयरिंग का फर्स्ट सीजीएल था। 20 जो मैंने अपीयरिंग में डाला था एंड इट्स ऑल ऑफ यू क्योंकि मैं आगे का प्रोसेस बस पीटी दी थी, आगे का प्रोसेस मैं करना नहीं चाहती थी कि मैं मुझे लगता था अपीयरिंग है, मैंने कुछ तैयारी नहीं किया है। सो बट आपके वो से आपने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया, नहीं करो करो कर लो, क्या है कुछ भी नहीं भी आएगा तो क्या। बट नहीं आने का नहीं है, आया। उसका मैंने सेकंड स्टेज सीपीटी टेस्ट सारा दिया। बस फाइनल डीवी में नहीं गई क्योंकि वो ऐसे ही छट जाती, क्योंकि हाँ अपीयरिंग था मेरे पास, वो क्वालिफिकेशन नहीं था, क्योंकि ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और अब मैं ग्रेजुएट हूँ तो 21 में मैंने अप्लाई किया वापस, ओके जो मेरा एलिजिबल है फर्स्ट टाइम। ओके उसमें मैंने पीटी दिया, मेंस दे दिया एंड डिस्क्रिप्टिव आल्सो। बट अभी मेरे मार्क्स दो टायर 1 एंड 2 का 600 में 500 है। एंड देखते हैं आगे। 600 में 500 हाँ, वेरी गुड अगर डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स मुझे लग रहे हैं 60 65 70 तक मिल जाएंगे तो काफ़ी अच्छा पोस्ट आपको 4600 तो आप डिज़र्व करते हो है ना वही और ये वही हो जाने के बाद तो पीए से तो छोड़ना ही है मतलब मुंबई से आप तुरंत निकलने वाले या तो फिर कभी मुंबई में ही सीजीएल में ज्वाइन करने वाले हो चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको इन सारे रिजल्ट्स के बारे में तो दिव्या और कुछ बताइए कि आपने तैयारी में मतलब क्या चीज़ आपका वीकनेस है वीकनेस तो खैर कभी पूछना नहीं चाहिए लड़कियों का लेकिन फिर भी मतलब किस चीज़ से आपको किस सब्जेक्ट से जैसे 4 सेक्शन होते हैं उसमें हाँ। किस में डर लगता है और किस चीज़ में आपको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आपका? जैसे आपने बोला मेरे 500 मार्क्स आए हैं, तो 500 मार्क्स के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट अगर मैं ढूँढूँ, तो उसमें मैथ्स या इंग्लिश। तो मैं ऑब्वियस है आप जैसे बताइए कि 10th तक 12th तक जो था मेरा लग रहा था कि एसएससी मुझे चूज़ किया, तो एसएससी तो जो जिसका मैथ अच्छा रहता है उसी को चूज़ करता है। ठीक है, तो मैथ्स से एक अच्छा लेकिन पीटी में आपके स्कोर कितने थे? मेरे 200 में 168 मार्क्स थे पीटी ये में। नॉर्मलाइज़ स्कोर था आपका? हाँ, नॉर्मलाइज़ स्कोर था। ओके तो 168 में आपका अगर देखें 168 में तो जीके और इंग्लिश या रीजनिंग और मैथ्स इसमें किस में ज़्यादा नंबर थे या क्या वीक पॉइंट था आपका
वीक पॉइंट बाकी 3 सेक्शन जो है मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग ये सही थे। मीन्स सब में किसी में 50 आउट ऑफ 50, किसी में 47.5 ऐसे 1 सबसे कहें तो एसएससी के लिए थोड़ा सा ये अभिशाप है कि सारे लोगों का ऐसा होता है, मतलब कि जीके में वीकनेस होता है, थोड़ा जीके वीक होता है। बट हम लोग उसी वही वही हम लोग को सीखना है कि हमारा जो वीक पॉइंट है उसी को फोकस करके, अगर क्योंकि सीजील लेना है तो जो आपका वीक है उसको आप पकड़ो कहाँ वीक है एंड देन उस पर वर्क करता है उस पे करना वर्क है। करना है, हाँ, सही बात है, सो सही मैंने बात भी अपना पकड़ा कि मेरा जीके थोड़ा सा मतलब वैसे एवरेज है, हाँ, इतना भी वीक नहीं है क्योंकि मतलब मेरे 20 जो 50% होता है, मतलब 50 में 25 प्लस आ जाते हैं। सो उतना वीक तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत लोगों के 5, 7, 8 नंबर भी आते हैं। सो मतलब ठीक ठाक ही है, बट मैं इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ ताकि मुझे और बेनिफिट हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक है। तो दिव्या, बहुत बहुत बधाई हो आपके इतने सारे रिजल्ट है, मुझे तो सुन के ही आश्चर्य हो रहा है। आप कितने सारा जॉब लेगी, एक ही लड़की क्या क्या करेगी। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आपको रुकना कब है, मतलब कब तक आप सोची हैं, क्या फाइनल एक होता है ना, फाइनल डेस्टिनेशन मेरा ये है, तो फाइनल डेस्टिनेशन आपका बस सीजीएल है या कुछ स्पेसिफाइड पोस्ट है, जैसे आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर चाहिए, आपको एमईए चाहिए, आपको ऑब्वियस है 4600 ग्रेड पे ही रुकेंगी आप, लेकिन आपका ड्रीम पोस्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऐसे अगर आप बताना चाहें तो, अगर नहीं बताना चाहें तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करूँगा, नहीं। क्योंकि किसी को पता चल जाएगा, ऐसे लड़कियों में होता है हमेशा कि कि अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करना चाहती, कि कुछ भी नहीं बताना चाहती कि किसको पता चल जाए मेरा ड्रीम क्या है, नहीं तो वो भी फॉलो करने लगेगी। नहीं। तो आप बताइए आपका ड्रीम पोस्ट क्या है। मेरा जो ड्रीम पोस्ट है वो सीजीएल तो है, लेकिन ड्रीम पोस्ट जो है मेरा वो एमईए है। मुझे मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मुझे बहुत ज़्यादा इससे लेकर मतलब एक होता है ना लगाव, हाँ बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं सोची हूँ ऐसे तो अभी 21 में मेरे इतने मार्क्स बने नहीं कि मुझे एमईए मिले, बट जो भी मिलेगा अभी मैं इंस्पेक्टर पोस्ट 4600 पे ग्रेड तो वो होप सो कर रही कि मुझे मिल जाए। बट नेक्स्ट जो 22 सीजीएल है उसमें मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगी कि मुझे एमईए मिले। एमईए के लिए मैं पूरा करूंगी। और एंड हाँ, मैंने ये तो बताना भूल गई कि मेरे मतलब सक्सेस में आपका बहुत बड़ा योगदान है। अरे थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि मैं आपके चैनल से, आपके ऑनलाइन क्लास से ऑफलाइन भी जुड़ी, फिर ऑनलाइन क्लास में आपका जितना सपोर्ट रहा आपके क्लासेस का, मीन्स उसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सारे ऐसे हैं, वो टारगेट बैच नाम है, मीन्स वो ऐसी नाम नहीं है क्योंकि उसके सारे कैंडिडेट जो है रोज रिजल्ट देने वाले हैं। अभी कोई एलिजिबल नहीं है सीजीएल के लिए, जितने एलिजिबल है वो सब देने वाले ही हैं, और जो नहीं है उनका भी कहीं ना कहीं या तो एमटीएस हो या एलडीसी हो रिजल्ट है। अभी जितने भी जैसे अभी एक स्टार्ट हुआ है। सो मैं चाहूँगी जितने भी व्यूअर्स मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं कि एवेंजर्स ऑफ एसएससी जो चैनल है यूट्यूब पे उसको आप ज्वाइन कीजिए। एंड भैया आपसे भी प्रेफर करूँगी कि आप इस पे वीडियो अपलोड करते रहिए ताकि जो भी व्यूवर्स हैं उनको फ़ायदा हो, क्योंकि वो कुछ स्पेशल मिस कर रहे हैं। मीन्स जो भी कनेक्टेड नहीं है उनको मैं बता दूं कि आप कुछ मिस कर रहे हो। आप कनेक्ट हो, एक बार कनेक्ट होने के बाद आप डिस्कनेक्ट होने के लिए मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि आप नहीं हो पाओगे, क्योंकि ऐसा यहाँ कंटेंट मिलेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एंड पर्सनली भैया सबको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप यहाँ पे डिसिप्लिन भी बहुत, भैया ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं बट डिसिप्लिन इतना मेंटेन होता है कि आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते हो। लाइक भैया ने हमारे लिए जैसे कि अभी टेस्ट सीरीज़ का एक ग्रुप बनाया है, उसमें आज आपको ये है कि वो टेस्ट सीरीज़ करना ही करना है। लाइक ऐसा नहीं है कि भैया हमें पनिश कर सकते हैं ऐसे जैसे बच्चों को किया जाता है वैसे नहीं कर सकते हैं, बट इनकी बातें ही वो पनिशमेंट से कम नहीं होती है हमें जो सुनाते हैं। सो ऐसे एज अ गार्जियन, एज अ टीचर दोनों का काम करते हैं भैया। सो थैंक्स अ लॉट भैया। आप ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड हो गई। ये एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए था। खैर मैं बता दूं, मैं ऑफलाइन तो नहीं, ऑनलाइन ही पढ़ा था। तो मैं 2015 में सीजीएल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था, 2017 में एक्चुअली ज्वाइन किया था, 2015 बैच से। और उसके बाद थोड़ा एक टीचिंग का पैशन था, तो मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ाता, ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए पढ़ाना, बट कुछ बच्चे हैं जो रियली में डिज़र्व करते हैं सीजीएल, और वो एज ए गाइडेंस के चलते वो
कहीं एमटीएस में ज्वाइन कर ले रहे हैं, कहीं एलडीसी में ज्वाइन कर ले रहे हैं, लेकिन ठीक है, ज्वाइन कर ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी होता क्या है कि लोग जो है उतने नौकरी से फिर संतुष्ट हो जाते हैं, या उन्हें टाइम नहीं मिलता है, या प्रॉपर गाइडेंस ना होने के चलते एक ग्रुप टूट जाता है, तो उसके चलते बहुत दिक्कत होता है। तो मेरे क्लासेस में वैसे ही लोग जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, या जिनका रिज़ल्ट आ गया है बट एमटीएस में आया है, या ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है, इस तरह से हैं, और वो उनको फाइनली करना है तो सीजीएल करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो वैसे ही लोग जॉइंड हैं। इसीलिए दिव्या को मैं बोला कि अब तुमको यहाँ तक तो आ गई, लेकिन सीजीएल नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीजीएल के साथ एक एसएससी के अगर परफेक्ट स्टूडेंट से मैं अगर बात करूं, तो अगर पूछूंगे कि व्हाट इज़ सीजीएल, तो वो बोलेगा, एक ही उसका जवाब रहेगा, सीजीएल इज़ एन इमोशन, और कुछ नहीं है। सीजीएल नहीं तो कुछ नहीं, मतलब लगता है एक नशा है सीजीएल। उसके सीजीएल के मतलब नहीं हुआ तो फिर ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना नींद आएगा, बेचैनी रहेगा शरीर में। आप कोई भी दवा असर नहीं करेगा जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तो। उसका दवा ठीक का है। इलाज ही है बस उसका रिजल्ट। सही बात है, सीजीएल के दवा का इलाज ही है सीजीएल का रिजल्ट और कुछ नहीं। ठीक है। तो मैं यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं आता, इसलिए सबसे सॉरी। लेकिन मैं धीरे धीरे वीडियो बनाना अभी स्टार्ट किया हूँ। आप ये लोग बहुत ज़्यादा बोली कि भैया कुछ क्लासेस छूट जाते हैं तो एक बार वीडियो बना दो आप प्लीज़। तो मैं अभी पिनेकल का सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ, और धीरे धीरे ज़्यादा मैं नहीं आ पाता हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब वीडियोस जो है वो कंटिन्यूअस बनाऊँगा, ताकि आप सभी को भी मैं जोड़ सकूँ सबको, और बहुत सारे रिजल्ट हों, बहुत सारे घरों पे दीपक जलें। ठीक है। चलिए, हम लोग टॉपिक से शायद भटक रहे हैं हम लोग। ठीक है। अभी आते हैं फिर दिव्या के पास। दिव्या, कुछ चीज़ें मेरे को बताइए कि कहते हैं कि एसएससी की तैयारी में दोस्तों का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक दोस्ती होती है ना, जो जिसमें कोई सीजीएल नहीं कर रहा है, लेकिन एक बंदा है जो सीजीएल अकेले कर रहा है, तो उससे जल्दी ज़्यादा नहीं पढ़ पाएगा वो। लेकिन एक ऐसा ग्रुप होता है, जैसे 7-8 लड़कों का ग्रुप है या लड़कियों का ग्रुप, जिसमें सारे बच्चे सीजीएल का प्रिपरेशन या एसएससी का प्रिपरेशन, एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो कितना महत्व रखा है आपके लिए, और क्या आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे, मतलब कितना महत्व रखता है वो चीज़? और आप आपके ग्रुप में ऑब्वियस है कुछ सहेलियां तो होंगी ही आपकी। ठीक है, तो कितना लाइफ में उनका, आपका कितना योगदान रहा है आपके लाइफ में उनका? बिल्कुल। ग्रुप ग्रुप मीन्स ऐसा कि आप ग्रुप मतलब होता ही है कि किसी एक का कुछ वीक है या कुछ कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो दूसरा हेल्प करेगा। ग्रुप का मतलब यही होता है। तो मैं तो ऐसे बहुत ग्रुप को देखकर, जहाँ मैं ऑफलाइन क्लासेस करती थी, तो वैसे बहुत सारे ग्रुप को देख देख कर हम लोग मोटिवेट हुए हैं। हमारा भी एक ग्रुप है। हम 6-7 लड़कियों का ग्रुप था। धीरे धीरे कुछ लड़कियां उनमें से सेलेक्ट होती गई, हमारी सहेलियां। फिर अभी कुछ बची हुई हैं, हुँ। कुछ प्रोसेस में है। अभी अभी दिव्या की एक और सहेली है जिसका नाम है दीपिका कुमारी, जो इस चैनल से भी जुड़ी हुई थे। उनका फाइनली इस बार सीजीएल में रिज़ल्ट भी आया है, एक्साइज़ डिपार्टमेंट मिला है उन्हें, तो उन्हें भी बहुत-बहुत बधाई, वो मेरा चैनल देख रही हैं तो अभी इस वक़्त। और तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो ग्रुप जो है छोटा होते जाता है, बट छोटा तो होता ही रहता है, बट एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ते रहता है। मतलब ये लगता है कि यार छोटा हो गया ग्रुप, अब मुझे भी जाना चाहिए, नहीं तो ग्रुप खत्म हुआ तो मुझे पढ़ाएगा कौन? मैं किसके साथ पढ़ूँगा? कुछ ऐसा ही आप लोग के साथ भी हाँ, हुआ ये होगा। ग्रुप में ऐसा होता है कि आप, अगर आपको पढ़ने का मन नहीं हो बट आपका एक साथी वहाँ पढ़ रहा है, तो आप ना चाहते हुए भी आप पढ़ोगे। और उसमें कोई एवरेज भी है, वो भी सही हो जाता है कुछ टाइम के बाद। साथ में रहते रहते अगर कोई एवरेज है, जैसे मान लो कि अगर मैं एवरेज हूँ या कोई और मेरा फ्रेंड एवरेज है, मैं अगर अच्छे से पढ़ रही हूँ, तो वो देख कर कि यार ये तो पढ़ रही है, इसका सीजीएल हो जाएगा। और ड्रीम जॉब तो सीजीएल, मैंने पहले ही बताया, ड्रीम जॉब सीजीएल है, सो सीजीएल के लिए ही। तो सब लोग ऐसे हमारे जो भी ग्रुप में हैं, सारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका क्लियर हो ही गया है। बस हमारा ग्रुप अभी क्लोज होने वाला है, बट ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन हम तो हमेशा ही फ्रेंड रहेंगे, फॉर एवर। सो ग्रुप का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। सो मैं कहूँगी कि जो भी स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि वो अपना एक ग्रुप बनाए। भले ज़्यादा लोगों का नहीं बनाए, जैसे बहुत लोगों का ऐसा भी होता है कि वो ग्रुप में नहीं पढ़ पाते हैं, वो पर्सनली किसी रूम में अकेले में पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है आप अकेले में भी पढ़ो, बट ग्रुप में भी पढ़ो, भले ही कोई एक सेक्शन ही पढ़ो। क्योंकि ऐसे मैं पार्टिकुलर बोलूँ तो जीके के लिए, बाकी सेक्शन नहीं भी कर रहे हो तो जीके जीके को ग्रुप में करना कंपलसरी होता है। क्योंकि आप ऐसे आप
बोर हो जाओगे। अगर अगर जीके ऐसे किसी का पैशन होता है वो एक्सेप्शन है कि अगर वो जीके पढ़ रहा है 4 घंटे 5 घंटे लगातार, बट जनरली लोग बोर हो जाते हैं जीके को ज़्यादा देर तक पढ़, मतलब हमसे नहीं होता। हाँ, सही बात है। हाँ, तो हम लोग ग्रुप में पढ़ते हैं, उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि वो कितना कवर कर रहे हैं, मैं कितना कर पा रही हूँ। सो नेक्स्ट डे हम अगर मुझसे कुछ कमी हुई तो मैं सोचती हूँ मैं अपना फुल दूँ, मैं अपना 100% कैसे करूँ। सो थोड़ा इसमें कंपटीशन होता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। हमें पता चलता है कि हमें हमारे ग्रुप में थोड़ा अच्छा होना है, मुझे और ऊपर जाना है। फिर उस अगले दिन वो अच्छा करके आएगा, उससे और अच्छा करना है, कुल थोड़ा मिला सा। के कहे तो मुझे थ्री इडियट्स का वो डायलॉग याद आ रहा है जिसमें दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख लगता है, लेकिन वो बहुत ऊपर फर्स्ट आ जाए तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है फिर वही वाला कुछ सीन चलता है यहाँ पे भी ग्रुप में, लेकिन इसको ऐसे ऐसे मैं ये तो मैं जोक बोल दिया, लेकिन उसको एक हेल्दी कंपटीशन की नज़र से देखा जा सकता है। वो कंपटीशन भी ज़रूरी है, तभी तो एक अंदर से वो जज्बा आता है, और बिना जज्बे का तो एसएससी होने वाला है नहीं। एक अंदर से हमेशा आपको मोटिवेट होना ही पड़ेगा, है ना दिव्या? हाँ। ठीक है। दिव्या चलिए, ये सब तो बातें होती रहेंगी, ठीक है। आप एक चीज़ और बताइए मेरे से, समाज का क्या इफ़ेक्ट रहता है आपके पढ़ाई में? जैसे ऑब्वियस है आपके माता-पिता का तो बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, उनको भी मैं आज बहुत खुश हूँ उनके लिए भी कि उनकी बेटी जो है यहाँ पहुँच गई। और लेकिन आस-पड़ोस के लोग और भी चीज़ें, मैं थोड़ा-सा इमोशनल टच देना चाहता हूँ इस बात को, कि जैसे मैं भी तैयारी करता था, तो बहुत सारे लोग थे जो कि देखिए एक्चुअली एसएससी की तैयारी है वो इंस्टेंट नहीं हो सकती है। जैसे प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं कि आज इंटरव्यू देने गए और शाम तक आपको पता चल गया कि आपका ये एक लंबा प्रोसेस है। आपको उस 6 महीना के कंटिन्यू स्टडी, या 6 महीना पे आपको बेसिक सीखने में लगेगा, फिर 6 महीना तक रगड़ के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप बैठेंगे, फिर वो 2 साल में रिज़ल्ट देगा देगा एसएससी। जैसे आप अभी 2020 से हो, 19। 2019 से हो, आज 22 में आप जॉइन कर रहे हो, तो आप 20, 21, 22, ये 3 साल 4 आपने साल ये वेट। तो वेट हाँ, खत्म ही वही होने तो वाला अभी ख़त्म ही होने वाला है, तो कुल मिला के साढ़े 3 साल, 4 साल ले सकते हैं हम इस चीज़ को। इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा होगा, और उसके पहले भी आप 1 साल पहले ये की होंगी, तो फिर बहुत सारे कमेंट, नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे जो कि पढ़ाई में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस देते होंगे, कि मतलब इतना देर से तैयारी कर रही है, हुँ। इतना देर से तैयारी कर रही है, अभी तक क्यों नहीं आया? उसका हो गया, उसका भी हो गया, उसकी बेटी का हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए? या फिर क्या आपके आपकी कहानी हो सके आपके साथ ये नहीं हुआ, लेकिन जानना चाहते हैं हम कि मतलब आपके साथ ये सब हुआ या नहीं हुआ? और हुआ तो आप किस तरह से इसको टैकल किए? हाँ, बिल्कुल आप सही बोले कि समाज का एक बहुत एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि आप कैसे सोसाइटी से बिलॉन्ग कर रहे हो। सो मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। लाइक बहुत सारे फैमिली ऐसे मेंबर होते हैं कि आपको 2-4 साल पढ़ा दिए, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो वो डेस्परेट हो जाएँगे, छोड़ दो आप पढ़ाई, क्या करना है वगैरह। बट मेरे जो पेरेंट्स हैं, मैं सही में गॉड को आज थैंक्स बोल रही हूँ कि जो मेरे पेरेंट्स मुझे, वो हमेशा मेरे पेरेंट्स मुझे हर जीवन मुझे मिले, हर जन्म में मुझे मिले। सो मतलब मेरे पेरेंट्स, मैं जब तैयारी कर मैंने बताया शुरू में आपको कि मैं 12th के बाद स्टार्ट कर दिया था मैंने इस कंपटीशन लाइन को। सो आज 19 का सिलेक्शन मुझे 22 में मिल रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि पेशेंस कितना मैटर करता है। सही बात है। और तो 9 मतलब 4 सालों में मैं इसका रिज़ल्ट तो मेरा मार्क्स तो आ जाता है, पीटी में मेरे 170 मार्क्स थे इसमें ओके, आउट ऑफ 200। ओके। देन डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स थे। तो ऐसे करके मार्क्स तो आ गए, तो उसी टाइम से हो गया, रिज़ल्ट आया है। हुँ। लोग बताते हैं तो वो रिलेटिव्स लोग, तुम्हारा रिज़ल्ट आया था ना, क्या हुआ उसका? 19 का रिज़ल्ट अभी 22 तक जॉइन नहीं हूँ मैं, क्या बताऊँ कि क्लियर हो गया? हाँ, आया है, देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रोसेस बचा है। मतलब आपसे एसएससी ज़्यादा बगल वालों को इंतज़ार था, इतना ऐसे कह एसएससी सकते हैं। थोड़ा-सा इतना डिले करती है कि पड़ोसियों को मौका मिल जाता है आप पे कमेंट करने का। तो मैं एसएससी को भी बोलूँगी कि आप प्लीज़ थोड़ा-सा प्रोसेस को थोड़ा फ़ास्ट करें, ताकि हमें भी ये सुनना ना पड़े और हमें जॉब थोड़ा जल्दी मिल जाए, क्योंकि बेरोज़गारी तो इतनी ज़्यादा है इंडिया में, बट वो धीरे-धीरे रिकवर हो रही है। लेकिन अभी उस समय कोविड का सिचुएशन था, तो एसएससी का भी क्या कह सकते हैं। लेकिन अभी एसएससी ने बहुत अच्छा काम किया, एक हाँ, जो अभी मिशन मोड स्टार्ट किया एसएससी,
तो मैं गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, साथ में नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि अभी जो 10 लाख रोज़गार का उन्होंने शुरुआत किया है और पहली चरण में 75,000 जो उसमें दिया। नौकरियों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये काफ़ी लोगों के जीवन में ऐसा उजियारा लाया है कि मैं इसको बता नहीं सकता हूँ शब्दों में। बहुत लोग आज इतने, एक घर का दिया जलता है ना, यानी एक घर अगर एसएससी में जाता है या रेलवे में, बैंक में जाता है, तो उससे डिपेंडेंट सारे लोग, सारे लोगों का एक लाइफ स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। जैसे मान लो कि एक लड़का जा रहा है जो कि अभी शादी जिसकी नहीं हुई है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बहन, उसका भाई हो सकता है, उसकी मम्मी हो सकते हैं, उसके पापा, घर में हो सके दादा दादी भी रहते होंगे, तो मतलब 5-6 लोग जुड़े हुए हैं उससे। ठीक है, तो अगर शादी हो गया है उसका, तो और भी बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, उसकी पत्नी, उसके बच्चे होंगे तो बच्चे, तो ये सारे लोग जुड़े होते हैं। तो एक नौकरी लगने से हो सके कि वो 10 परिवार को का पेट भर रहे हैं। तो दिव्या, एक और बात बताइए कि अभी जो आपका, आपने बताया कि आपका डीवी कंप्लीट हो गया, ठीक है, नेक्स्ट आपका मेडिकल है, तो ये मेडिकल में क्या होता है बेसिकली, और क्या होना चाहिए मेडिकल में और क्या नहीं होना चाहिए? जैसे मतलब बहुत लोगों का क्वेरी होता है कि मुझे ये होगा तो मुझे छांट देगा, फिर वहाँ से रिजेक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है? मतलब किस तरह से रिजेक्शन होता है या क्या? हाँ, तो मुझे अभी मैंने बताया आपको, हम्म, जैसे कि मुझे मेडिकल के लिए पेपर मिल चुका है, हम्म। और जो मुझे वो हॉस्पिटल अलॉट करते हैं डिपार्टमेंट वाले, आपको जहाँ कौन सा हॉस्पिटल मिला है? मुझे सर जेजे हॉस्पिटल मुंबई में जो है हाँ, वो अलॉट हुआ है कि आप वहाँ जाकर अपना सारा चेकअप कराइए, एंड देन वहाँ से जो भी आपको मिलता है रिपोर्ट, हम्म, वो आकर आप अपने डिपार्टमेंट में जमा कीजिए। ठीक है। देन मुझे कल कल मेडिकल के लिए जाना है। हम्म, सो अभी जैसे ये ग्रुप बनता है, तो उसमें ग्रुप से मुझे पता चला है कि हम्म, उसमें आपको यूरिन एंड ब्लड टेस्ट, हम्म, ईसीजी एंड एक्सरेज, हम्म। इसमें ये कराएंगे। देन इसके रिपोर्ट्स नेक्स्ट डे देंगे, क्योंकि ब्लड का तो सेम डे देना थोड़ा यानी सा। आपने भी अभी तो करवाया नहीं है, तो आप नहीं, भी क्या बता उतना पाओगे, ठीक आइडिया है। है नहीं। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि कल ज़रूर अगर दिव्या करवा के आई तो शाम को, या फिर जब भी मुझे टाइम मिले तो एक बार मैं मेडिकल का वीडियो फिर बनवाऊंगा दिव्या से। दिव्या जो भी मेडिकल दीजिएगा सब याद करके रखिएगा ताकि डिटेल में सबको बता सके। बिल्कुल। तो खैर, मेडिकल तो बाद में ही बात करें हम लोग, है ना? हाँ हाँ ठीक बिल्कुल, है। अभी मैं क्या ही आइडिया दूँ, अभी क्या अभी तो आइडिया है, सही एक्सपीरियंस बात ही है। नहीं है। सही बात है, अभी एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो दिव्या, मुंबई में कैसा लग रहा है? अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक जब भी आई थी उधर से फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा सा नर्वसनेस था, लाइक क्योंकि इसके बारे में सुना था, बहुत बिजी सिटी है, और 2 दिनों में मैंने देख भी लिया, यहाँ की गर्मी है, यहाँ की ठंडी, सब कुछ देख लिया 2 दिनों में बहुत। क्योंकि हमें अभी बहुत सफ़र करना पड़ा ना इस टाइम, डीवी वगैरह के लिए, मेडिकल के लिए मैं बहुत बाहर गई आई, तो थोड़ा यहाँ का देखी, हाँ हैवी ट्रैफिक है, बहुत बिजी लोग यहाँ पे, किसी को किसी से उतना कोई मतलब नहीं है जैसे हमारे साइड होता है। हाँ। लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं, कोई इशू नहीं है, आप कैसे हो, बट बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का। अब सब लोग फ्रीली हैं, ओपनली, कैसे भी आप, मतलब किसी कोई इशू नहीं है, आप ऐसे, हाँ। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, तो मुझे तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बट मैं अपने होम को भी थोड़ा मिस कर रही अपने दोस्तों को, कलीग्स को, अपने ग्रुप को बहुत मिस कर रही हूँ, अपने इंस्टीट्यूट को। सो अभी तो मुझे जाना है, अभी वापस मैं जाऊँगी मेडिकल के बाद, तो अभी सबसे मिलूँगी, उसके बाद फिर ज्वाइन करने आऊँगी। सही बात है। अच्छा, लास्ट में आपने बताया कि आप वन स्टेप से जुड़ी थी, वन स्टेप कोचिंग में आप पढ़ती थी, जो ऑफलाइन कोचिंग जहाँ चलता है। तो वहाँ के बारे में बताइए, क्योंकि एक आरा जैसा, आरा जो है वो पटना के बगल में, मैं बता दूं सभी को कि पटना, बिहार के पटना में, पटना के बगल में 60 किलोमीटर पहले एक छोटा सा टाउन है, मतलब जेड क्लास सिटी आप बोल सकते, एक्चुअली जेड क्लास सिटी ही है। तो वहाँ पे एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हो जाना, जो कि कह सकते हैं आपकी फैक्ट्री ऑफ एसएससी हो गई है आज के ज़माने के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। अगर कहे तो। क्योंकि हर बार चाहे वो एल सीजीएल हो, सीजीएल का रिजल्ट आरा में कहीं आता है तो वो आता है वन स्टेप से। अगर एलडीसी का रिजल्ट आता है तो वो आता है वन स्टेप से। हर जगह वन स्टेप छाया हुआ है। तो मतलब आपको कितना टाइम लगा एसएससी में, और आप वहाँ पर ये टीचर्स, कौन टीचर्स, मतलब किस टीचर्स को ज़्यादा मानती थी, या फिर मतलब किनका गाइडेंस बहुत अच्छा लगा? और वहाँ के बारे में बताइए, क्या लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ वगैरह होता है कि नहीं होता है, या फिर कैसे पढ़ाई होता है? मतलब थोड़ा व्यूअर्स को बताइए, ताकि अगर उन्हें भी वन स्टेप जाना हो तो कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल, वन स्टेप
जैसा आप भैया ने बोला कि फैक्ट्री है एसएससी की, तो बिल्कुल 100% राइट है कि वो फैक्ट्री ही है। क्योंकि आप हर हर साल जो वैकेंसीज आती है, अगर बिहार से मतलब आरा में, हमारे भोजपुर में अगर रिजल्ट होता है तो वो वन स्टेप का ही होता है। उसके 2-3 ब्रांचेज हैं, बक्सर में भी उसका ब्रांच है। सो अगर आप आसपास का कोई है जो जुड़ा है इस चैनल से, मेरे को सुन रहे हैं, सो आप एक बार वहाँ जाइए, वहाँ का इन्वायरमेंट देखिए। मीन्स मैं वहाँ से हूँ, मुझे पता है, मतलब इतना अच्छा गाइडेंस है टीचर्स का। वहाँ के जो भी डायरेक्टर हैं, मैनेजमेंट जो करते हैं, कन्हैया सर, मीन्स वो तो मोटिवेटर, इतने मोटिवेटिंग है, इतने कि आप अगर सोए हुए ना हाइबरनेशन में भी हो, तो आप उनके मोटिवेशन से उठकर पढ़ने लग जाओगे। सही लाइक बात है। वो उनको भी मैं मतलब बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ सर को, कि वो बहुत मोटिवेट किए हम लोग को। हमारे क्लासेस में आकर हमें इतना मोटिवेट करते थे, डांटते डांटते थे, टॉन्ट भी करते थे, बट उनके टॉन्ट में वो प्यार था कि वो हमें बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो हमारे लिए ही था। और वो उसकी आज वो उसका रिजल्ट है कि मैं यहाँ पे हूँ। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और एंड टीचर में मैं बोलूँ, ये लोग मतलब ब्रजेश सर इंग्लिश के टीचर हैं, उनके भी बहुत ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस से जुड़े हैं। सो उनका तो बहुत ज़्यादा योगदान है एसएससी के लिए। इंग्लिश एंड मैथ्स, यही दोनों तो जान है। और सो उनका बहुत ज़्यादा मतलब योगदान है इंग्लिश में। इंग्लिश मेरा जो भी है, मैं मतलब जो भी नॉलेज है मुझे इंग्लिश में, क्योंकि 10-12 तक तो आपको बेसिक ही नॉलेज होती है। हाँ। कंपटीशन लेवल का कोई ज्ञान नहीं होता इंग्लिश का। लेकिन जो भी मुझे आज है, जो जितने भी मार्क्स आते हैं मुझे, अगर 50 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं, सो इट्स ऑल ड्यू बिकॉज टू ऑफ, ब्रजेश हाँ, सर। ब्रजेश सर, सही दैट्स ऑल। बात है। सो थैंक यू सो मच ब्रजेश सर। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच। तो काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। ठीक है, अभी फिर हम लोग कल मिलते हैं इस पे। दिव्या के साथ फिर से कल से बातें होंगी और दिव्या का मेडिकल के बारे में हम लोग देखेंगे, अगर कल मेडिकल फाइनल हो जाता है तो। क्योंकि जे हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पता नहीं क्या क्या होगा, बहुत सारे टेस्ट, उसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती है, जिसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ईसीजी, हो सके आई टेस्ट भी होना होगा या पता नहीं, और ये आपका एक्सरे वगैरह और भी पता नहीं क्या क्या होगा उसमें। ब्लड टेस्ट जो होगा वो बहुत सारा तरह का होगा। तो कल इसके सब के बारे में बात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस चैनल से। और हाँ, आप लोग को एक बात और बता दूँ कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके दिव्या को स्टोरी सुनने में काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। और सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर दीजिएगा अगले अपडेट्स के लिए, और बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नेक्स्ट तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।